नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का सवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। सीएम ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाने के लिए 18 मार्च को 7 गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को डिनर के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आया। ये सीएम केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल के लिखे गए पत्र के अनुसार केजरीवाल सहित 8 नेताओं को निर्धारित डिनर के बाद अगले दिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन 2024 के लिए गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस पार्टियों के लिए अरविंद केजरीवाल का डिनर फ्लॉप हो गया। लेकिन सीएम ने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा था, पहले आपको वो बता देते हैं। तो सीएम केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि ये खुशी की बात है कि भारत के प्रगतिशील मुख्यमंत्रियों का समूह या G8 दिल्ली में अपनी उद्घाटन बैठक और रात्रि भोज आयोजित करेगा। अंतर्राज्यीय सहयोग के एक नए युग की शुरुआत करना बहुत अच्छा होगा। ये पत्र लिखा गया था सीएम केजरीवाल की तरफ से और उन्होंने आगे लिखा कि आइए हम 18 मार्च 2023 की शाम को दिल्ली में एक रात्रि भोज बैठक में शिरकत करें। ये हमारी पहली बैठक होगी और यह हमें समूह की राह पर चर्चा करने का अवसर देगी। तो कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की, लेकिन उनका ये प्लान फेल हो गया। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम केजरीवाल का G8 प्लान क्या है वो भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर किस तरीके से मुख्यमंत्री विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो केजरीवाल ने 7 मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया था। इनमें 18 मार्च को विपक्षी एकजुटता के लिए 7 सीएम को डिनर पर केजरीवाल ने बुलाया। डिनर के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन ये हो नहीं पाई क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री डिनर में शामिल नहीं हुआ। अब कौन कौन से नेताओं को मुख्यमंत्री ने न्योता भेजा था, उसमें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, MK स्टालिन, हेमंत सोरेन और भगवंत मान को डिनर पर बुलाया गया था। केजरीवाल के डिनर पर कोई भी सीएम नहीं पहुंचा। और अरविंद केजरीवाल का G8 प्लान फेल हो गया। तो जाहिर सी बात है कि मिशन 2024 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। विपक्ष भी इस बार बीजेपी को सत्ता से हटाने की चाहत में एकजुट होने की पूरी कोशिश में है, लेकिन अब नेतृत्व को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। जेडीयू नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बताती है, वहीं टीएमसी चाहती है कि ममता बनर्जी विपक्ष की कमान संभाले, जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की विपक्ष के नेतृत्व की चाहत किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में सभी पार्टियां खुद को विपक्षी चेहरा बनाने की रेस में जुटी हुई हैं। इसलिए सवाल ये उठता है कि 2024 में विपक्षी एकता का सूत्रधार कौन होने वाला है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर किस तरीके से विपक्षी एकता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है। मोदी से आखिर किस तरीके से विपक्ष लड़ेगा और 2024 में जीत हासिल करेगा। सवाल ये भी है कि गैर बीजेपी या गैर कांग्रेस, तो फिर किससे है रेस। और सवाल ये भी है कि आपस की लड़ाई किस पर बनाई। तो तमाम ये सवाल हैं जिन पे आज चर्चा करेंगे और इसी पर जवाब लेंगे। तो आपको बता दें कि गठबंधन के बारे में सभी विपक्षी दलों की राय वैसे तो एक होती है, लेकिन जब बात इस गठबंधन का नेतृत्व करने की आती है तो तमाम दलों में अनबन की झलक साफ तौर पे दिखाई देती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 2024 से पहले किसी विपक्षी चेहरे पर सहमति बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, क्योंकि तमाम विपक्षी दल खुद को विपक्षी चेहरा बनाने की रेस में जुटे हुए हैं और तमाम पार्टियों की अपनी सियासी ख्वाहिशें हैं। ऐसे में वो कौन सी पार्टी होगी जो विपक्षी एकता का सूत्रधार करेगी।
और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इस दौरान आम आदमी पार्टी से वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं और शुभांकर टीएमसी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत वैभव जी मैं आपसे कर रही हूं, क्योंकि एक कोशिश की गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की, लेकिन वो कोशिश पूरी तरीके से फेल हो गई क्योंकि एक भी मुख्यमंत्री आपके डिनर में शामिल नहीं हुआ। तो आखिर कैसे 2024 में आप प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देंगे? करिश्मा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, शुभांकर जी को नमस्कार और सभी श्रोतागण जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनको नमस्कार। करिश्मा जी, पहली बात तो ये फ्रेम ऑफ जो क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। आम आदमी पार्टी और माननीय हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार इस बात को क्लियर किया है, हम किसी भी तरह का कोई समूह इकट्ठा करके किसी भी व्यक्ति को डिफीट करने के लिए नहीं बना रहे। हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि इकट्ठे हो जाओ और हम इकट्ठे इसलिए हो जाओ क्योंकि नरेंद्र मोदी को हराना है। हमने हमेशा ये कहा है कि इस तरह की चीजों को कोई जनता पसंद नहीं करती। हमने दिल्ली का एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारे पास पंजाब का एग्जाम्पल है, हमारे पास हमेशा जब भी आप जनता के पास मुद्दों, इश्यूज और उनके रेजोल्यूशन, उनके किस तरह से आप उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करोगे, आपका रोड मैप क्या है उनको लेकर, वो जब जनता को लेके जाओगे, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव एजेंडा लेके जाओगे, जो हम दिल्ली और पंजाब में लेके गए हैं, बिजली, पानी, सरकारी स्कूल, अस्पताल का लेके, तो उस पे जनता आपसे सहमति या असहमति जताती है। तो हमारा पहली बार कि हमारा किसी भी प्रकार की कोई मंशा इकट्ठे होकर किसी व्यक्ति को हराने की ये हमारी कभी नहीं रही है। जहां तक की बात है लाइक माइंडेड फोर्सेस और सीएम्स को इनवाइट करने की, ये तो पहले भी होते आए और ये कोई पहली चीज नहीं है। आपने आप ही देखा होगा, कुछ महीनों पहले हमारे पास केसीआर के अध्यक्ष आए हुए थे, हमारे पास दिल्ली में तमिलनाडु के सीएम आए हुए थे हमारे स्कूलों को विजिट करने के लिए, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को स्टडी करने के लिए। तो हमेशा इस बात पर ये रखना कि इसमें कोई राजनीतिक आउटकम ही निकले ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल, वी आर इन अ पॉलिटिक्स, तो हमारा एक पॉलिटिक्स फ्रेमवर्क भी रहता है, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क भी, लेकिन जितने भी लाइक माइंडेड लोगों के साथ बात करने की जहां तक विषय है आम आदमी पार्टी की तरफ से, हमेशा वो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एजेंडा बनाने की बात हुई है जो हम लोगों के समक्ष पेश कर सकें। हर बार इसका पॉलिटिकल आउटकम निकले ना निकले वो मैटर नहीं करता, लेकिन अल्टीमेटली जो जनता है उसके साथ अपना क्या पॉजिटिव, क्या कंस्ट्रक्टिव एजेंडा आप रखने वाले हो, क्या मॉडल ऑफ गवर्नेंस रखने वाले हो, वो इंपॉर्टेंट है। वो आम आदमी पार्टी के लिए प्रमुख मुद्दा, और उसके लिए हम चाहे अभी आपने जितने नाम बताए वो ठीक है, इसके बावजूद जिन जिन लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा कि साथ मिलकर हम एक जनता अप्रोच एजेंडा बना सके और किसी व्यक्ति विशेष को डिफीट करने के लिए। चलिए ठीक है वैभव जी, अगर आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि चलिए ये कोई आपकी सियासी ख्वाहिश नहीं है, आप ऐसे ही तमाम नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात से भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और सभी राजनीतिक पार्टियां किस कोशिश में लगी हुई हैं, ये सबके सामने है। लेकिन शुभांकर जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर वैभव जी कह रहे हैं कि ये कोई 2024 की तैयारी नहीं है, मोदी को टक्कर देने की तैयारी नहीं है, बल्कि ये जो तमाम नेता हैं उन्हें एकजुट करने की कोशिश है, लाइक माइंडेड जो नेता हैं उन्हें एकजुट करने की कोशिश है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यहाँ पे कहीं पे भी दीदी में भी कहीं पे वो नहीं किया। अभी ऑलरेडी उड़ीसा की टूर पे हैं, उनके कार्यक्रम कहीं तो लगे हुए हैं, जिस वजह से वहाँ अटेंड नहीं कर पाई है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बस नेतृत्व निमंत्रण ठुकरा दिया है, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है, मजबूरी थी कि इधर नहीं हो पाया, लेकिन बार बार ये दोनों नेता आपस में मिलते रहे हैं, इन दोनों में सौहार्द और आपस में ये लगातार बना हुआ है। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं आती कि एक डिनर के न जाने की वजह से कुछ आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो जा रहा है या आम आदमी पार्टी हमारे खिलाफ हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे अगर जहाँ पे बात आती है कि अगर कोई ऐसा फ्रंट बनता है जहाँ पे हम लोग एनडीए के खिलाफ खड़े होते हैं,
तो उसकी तैयारी अरविंद केजरीवाल जी भी कर रहे हैं, ममता जी भी कर रही है, नीतीश जी भी कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, केसीआर भी कर रहे हैं। सब लोग अपनी जगह अपने अपने टर्फ पर, अपनी जगह पे, अपने स्थान पर, अपने क्षेत्र में वो कोशिश वहां पे कर रहे हैं। और ये सारे क्षेत्रीय पार्टियों को अपने ही क्षेत्र में ही वो भाजपा से टक्कर देंगी, एनडीए को टक्कर देंगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि टकराव या जिसको कहें कि जो विरोध है वो कितनी मजबूती पाती है अपने अपने क्षेत्र में। ये नहीं है कि हर जगह के एक साथ एक जगह इकट्ठे हो जाने पर ही आवाज जितनी फैली होगी, भारत बहुत बड़ा देश है, विरोध की आवाज जितनी फैली होगी उतना ज्यादा इनका जो इम्पैक्ट है, जो सोशल इम्पैक्ट है, वो भी उतना ही बड़ा होगा। शुभांकर जी, आपकी आवाज क्लियर पहुंच नहीं रही है, एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करें, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। लेकिन तब तक मैं शांत प्रकाश जी का रुख कर लेती हूं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांत प्रकाश जी, आपका स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल हैं इस समय एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन को लेकर सबकी राय एक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात विपक्षी चेहरा बनने की आती है तो तमाम विपक्षी दलों में कहीं ना कहीं अनबन साफ तौर पे दिखाई देती है। लेकिन वहीं टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी है वो विपक्षी चेहरा बने, क्योंकि इसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। क्या आपको लगता है कि बाकी जो दूसरे विपक्षी लीडर हैं वो बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं? आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का रथ दौड़ रहा है उससे तमाम जो विपक्षी दल हैं वो विचलित हैं। और स्वाभाविक बात है कि उस रथ को रोकने का जो इनका जो प्रयास है वो कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो मिलकर के एकजुट होकर के एक समूह बना करके आकर के इस रथ को रोकने का प्रयास कर रही हैं। और सही मायने में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब ही इस रथ को रोकने के बाद उस रथ पे बैठने की एक मंशा दिमाग में बना करके कि हम प्रधानमंत्री बने, ऐसे भाव के साथ में ये सब चल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, चाहे कितने दल इन्होंने आमंत्रित किए भोजन पर, कुछ आए कुछ नहीं आए, और 2024 तक ये क्रम बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आए तो कहीं मतभेदता हो गई। इन सब का मकसद ये है कि प्रधानमंत्री बदला जाना चाहिए और उसकी जगह में बनाया जाना चाहिए। तो इस वक्त जितने भी विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन सबके मन में भाव यही है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है उनके पास में ले दे करके राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, क्योंकि जब ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में ही इन्हें इतने वर्ष लगे, तो जाहिर सी बात है कि आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां के कार्यकर्ता उनको नहीं मान रहे। आज भी वो राहुल जी की पताका लेकर के चल रहे हैं, तो राहुल जी को वो बनाना चाह रहे हैं। और राहुल जी का जो इस वक्त में स्तर है काम करने का, तो मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस को और ज्यादा दिन तक बच जा पाएंगे। उनके काम करने की शैली, उनका आचार विचार व्यवहार और जिस जो एक विचारधारा होना चाहिए, ये कांग्रेस उससे पूरी तरीके से भटकी हुई है। और पूरी तरीके से ये जो क्षेत्रीय पार्टियों के स्तर पर इस पार्टी का भी अस्तित्व पहुंच गया है। अभी इनमें इतना मुझे नहीं दिखता कि मादा है कि ये मोदी जी के इस रथ को रोक पाए। ठीक है शुभांकर जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी कह रही थी कि राहुल गांधी का विपक्षी चेहरा बनना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है, वहीं वो अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों से डरी हुई है और वो बीजेपी की ही बी पार्टी है, इसलिए वो कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। करिश्मा जी, पहले तो मैं जाटव जी के बात का एक जवाब दे दूं। उन्होंने अभी कहा कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने अपने जो है जो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाहिश और इन सब चीजों को लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेतृत्व के ऊपर उन्होंने बहुत बात की कि कांग्रेस में किसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक बात बता दूं, एक बात ये बताना भूल गए कि फिलहाल ये सरकार भली बीजेपी की कहलाती है लेकिन ये एनडीए है। क्या जाटव जी ये कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में ये एनडीए बन के नहीं सिर्फ बीजेपी बन के लड़ेंगे? नहीं कह सकते। अब दूसरा सवाल
अगर एनडीए में क्या वाकई मोदी जी को सबने अपना नेता स्वीकार कर रखा है, क्या वो पूरी तरीके से स्वीकृत है? वो दिखता है। जो पीडीपी इनके साथ थी आज वो हट चुकी है, जेडीयू साथ छोड़ चुकी है, शिवसेना आज उनको तोड़ना पड़ा, इनको शिवसेना को तोड़ना पड़ा, नहीं तो शिवसेना इनका साथ छोड़ चुकी थी। जितने पार्टियां इनके साथ थे वो कहीं ना कहीं उनका दम घुटने लगा और उनका साथ छोड़ने लगे। मोदी जी का साथ जो छूट रहा है इतनी तेजी से, उसका एक और कारण ये बनता है कि कहीं ना कहीं जो डिक्टेटरशिप जो एनडीए के अंदर जो चला रखा है उससे सब लोग अब त्रस्त आ रहे हैं और ये खतरे की घंटी है जिसको शायद अभी बीजेपी अभी सुन नहीं पा रही है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सीधा आरोप ममता बनर्जी पर लगाया जा रहा है कि कोई ऐसी नफ्स बीजेपी के पास है जिसके चलते ममता बनर्जी डरी हुई हैं और वो बीजेपी के खिलाफ बोलना ही नहीं चाहती। मजे की बात यह है कि आप अगर बंगाल में देखें, पश्चिम बंगाल में देखें, तो यही कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ सुर मिलाती नजर आती है। अगर बीजेपी वहां पे सरकार गिराने की बात करती है, वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करती है, तो वही बात कांग्रेस भी दोहराती है और वही बात उनके साथ जो लेफ्ट जो थोड़ा बहुत बच गया है, जो अपना अस्तित्व की लड़ाई वहां पे लड़ रही है, वो भी सुर में सुर मिलाती है। तो क्या अब हम ये कहें कि कांग्रेस भी बी टीम है बीजेपी का? तो ये सब मतलब हास्यास्पद बातें हैं जिसको लेके से फंसा जा सकता है कि किसी को आप बी टीम कह दें, किसी को आप सी टीम कह दें। बात यह है कि आप नेतृत्व तो नहीं दे पा रहे। जब आपके खुद के पार्टी के अंदर अगर आपको नेतृत्व अरविंद केजरीवाल ने कोशिश तो की तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की, आपको भी न्योता भेजा था, तो आखिर टीएमसी से कोई डिनर के लिए आया क्यों नहीं? करिश्मा जी, ये एक और मतलब पता नहीं क्यों ऐसा है कि भाई डिनर के ऊपर मिलके कोई सरकार तो नहीं बन जाती, डिनर के ऊपर मिलके लेकिन कोशिश तो ऐसे ही होती है सरकार बनाने की। देखिए कोशिशें हैं, लेकिन सबके अपने अपने कार्यक्रम लगे हुए हैं। अगर कोई नहीं जा पाया या ये डिनर अगर नहीं सक्षम हो पाया तो उसका मतलब ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी नाकाम हो गए जी, नहीं। कई बार दीदी और केजरीवाल जी मिलते रहे हैं। कई ऐसे मौके हैं जहां पे अखिलेश जी के साथ मुलाकात होती रही है, जहां पे केसीआर के साथ वो मुलाकात करने जा रही है। अभी वो उड़ीसा का उनका प्रोग्राम लगा हुआ है। तो कोशिश से हर कोई अपनी तरह से कर रहा है और सभी के यहाँ पे जो है जितने उनका टारगेट एक ही है कि 24 में पूरी तरीके से भाजपा को पूरी तरीके से रोका जाए और वो अपने अपने क्षेत्र में सब लोग करने में सक्षम होंगे। ठीक है, मैं वैभव जी आपके पास आ रही हूँ। इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं, दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। Thank you once again, Honorable Prime Minister, sir. तो हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 2024 के लिए विपक्षी एकता का सूत्रधार कौन बनेगा और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों की जब भी गठबंधन की बात होती है तो राय सीधे तौर पे एक होती है, लेकिन जब विपक्षी चेहरा बनने की बात होती है तो तमाम विपक्षी दल एकजुट होते हुए नजर नहीं आते और कहीं भी उनकी एकजुटता दिखाई भी नहीं देती है। ऐसे में क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस कोशिश में कामयाबी हासिल करेंगे? क्या कांग्रेस के बिना यह कोशिश पूरी हो पाएगी? करिश्मा जी, बस एक दो तीन बातों का भी जो चर्चा हुई उस पर जवाब दे दें। सबसे पहले तो शांत प्रकाश जी ने जो बताया कि विकास बीजेपी का किस तरह से है, उससे कितनी भयभीत है ऑपोजिशन पार्टी। इतना अच्छा इनका विकास रथ है कि अभी जो हैप्पीनेस इंडेक्स आया उसमें भारत 150 देशों की संख्या में नंबर्स में 136वें पैदान पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट के जितने पैरामीटर्स हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, माल न्यूट्रिशन है, उसमें भारत लगातार पीछे आ रहा है। तो इनका विकास रथ कितना है ये तो हम जानते हैं, देश की जनता भी जानती है। प्रॉब्लम क्या है
कि बीजेपी का जो एंटायर जो पूरा पॉलिटिकल कैंपेन होता है वो कांग्रेस और राहुल गांधी को सोच के डिजाइन किया जाता है कि कांग्रेस के पास अभी भी आप उनके पास पूछिए मॉडल क्या है गवर्नेंस का, क्या वो जनता के सामने पेश करना चाहते हैं कि मैनिफेस्टो क्या है, उनका पॉलिटिकल विल क्या है, जब तक उनके पास लड़ने की या जनता के सामने प्रदर्शित करने की कोई क्षमता रह ही नहीं गई है। और यही सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी का जो एंटायर कैंपेन होता है वो कांग्रेस के डिजाइन होता है। वो बार बार कांग्रेस को जिंदा करते हैं, बल्कि कांग्रेस खुद मानती है कि वो लड़ सकती, वो कॉम्प्रोमाइज है। किस तरह से इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। जहां तक ए टीम बी टीम की बात करती है, कांग्रेस बीजेपी अपने रूफ पे चाहते हैं कि यही दोनों प्लेयर्स बने रहे और कोई आए ही ना। विथ हम्बल, आपके सामने बस एक हम्बल पॉइंट रखना चाहेंगे, देश की जनता ने 10 साल पुरानी एक सबसे छोटी पार्टी को इतना प्यार दिया है कि आज हम नेशनल पार्टी है। हमारी 2 स्टेट्स में सरकारें हैं, हमारे पास 10 राज्यसभा सांसद है, 2 स्टेट में एमएलए हैं। तो ये जो प्यार दिया है देश की जनता ने, उससे आम आदमी पार्टी ने हमेशा ये बात सीख ली है कि पहले एटलीस्ट तो ये रेसिंग ऑफ द कोर्स है कि आप तुम चेहरा बन जाओ, उससे आम आदमी पार्टी बाहर है। आम आदमी पार्टी किस लिए इन है कि वो सब लाइक माइंडेड फोर्सेस के साथ मिलकर एक देश को एक पॉजिटिव एजेंडा देना चाहती है कि हम किसी को डिफीट करके किसी को बैठाने के लिए नहीं साथ में है, हम एक मॉडल पेश करके जो लोगों के लिए चाहते हैं कि तो ये मॉडल जो पे पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ, ये किस लिए है? करिश्मा जी, वो तो देश की जनता है, वो जो जनता के मन में जो विचार है वो दिख रहे हैं। उसमें किसी पार्टी विशेष का ये कोई कैंपेन तो है, ये तो देश की जनता दिखना चाहती है, वो कर रही है। और उस एक लेकिन ये जो दिल्ली में पोस्टर वॉर चल रहा है, तमाम तरह के पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, नारों में आपके सीधे तौर पे यही कहा जा रहा है कि मोदी हटाओ, लेकिन अगर आप मोदी को हटाना ही नहीं चाह रहे तो ये लड़ाई किस लिए कर रहे हैं? करिश्मा जी, मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, प्रेजेंट सरकार के पास कोई भी देश के लिए पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एजेंडा है ही नहीं। मोर्चे पे फेल है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को लेकर, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को लेकर देश के सबसे फेल है बीजेपी। तो इसलिए इस देश को एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एजेंडा चाहिए उन फोर्सेस के साथ जो अपने अपने स्टेट में, बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने प्रयास किए हैं और हमने दिल्ली में उसको रेप्लिकेट लेकिन किया है। वैभव जी, वो चेहरा बनेगा कौन बनेगा विपक्षी एकता का सूत्रधार? सवाल तो यही है। कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं, टीएमसी की तरफ से भी की जा रही है, जेडीयू की तरफ से भी की जा रही है, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, शरद पवार भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एकता की बात आती है तो कोई भी पार्टी एकजुट होती हुई नजर नहीं आती है, तो आखिर वो चेहरा कौन बनेगा? एक साल बहुत समय, 1 साल है, बहुत समय है। अभी ये वार्तालाप शुरू होगी। 1 साल पॉलिटिकल इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आप आने दीजिए, उस पर चर्चाएं होगी। और पहली बात, इस इंटरव्यू के दौरान ही तो डिस्कस होगा नहीं कि कौन चेहरा बनेगा, कौन क्या होगा। चलिए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, शांत प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि इस समय बीजेपी को चुनौती देने के लिए आप किसी को विपक्षी चेहरा के तौर पे देखते हैं? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के वैभव जी ने कहा कि हम कांग्रेस की ही चर्चा करते हैं, तो मैं इनकी जानकारी दे दूं कि पिछले 50 वर्षों से कांग्रेस ही देश पर शासन करती रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी चर्चा होगी तो उसी पर ही चर्चा की जाएगी। और दूसरा, अभी आम आदमी पार्टी का कोशिश ये है कि हमारे ऊपर चर्चा हो। अरे आप हैं कितने, अभी मुश्किल से एक पूरे राज्य के, पंजाब के आप चलिए ठीक है, शांत प्रकाश जी, इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। आज 6G टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे विजन डॉक्यूमेंट को अनवील किया गया है। ये डिजिटल इंडिया को नई ऊर्जा देने के साथ ही साउथ एशिया के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए नए समाधान, नए इनोवेशन लेकर आएगा। खासकर हमारे एकेडेमिया,
हमारे इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, हमारी इंडस्ट्री के लिए इससे अनेक नए अवसर बनेंगे। फ्रेंड्स, आज जब भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है तो उसकी प्राथमिकताओं में रीजनल डिवाइड को कम करना भी है। कुछ सप्ताह पहले ही भारत ने ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया है। ग्लोबल साउथ की यूनिक जरूरतों को देखते हुए टेक्नोलॉजी, डिजाइन और स्टैंडर्ड्स की भूमिका बहुत अहम है। ग्लोबल साउथ अब टेक्नोलॉजिकल डिवाइड को भी तेजी से ब्रीच करने में जुटा है। ITU का ये एरिया ऑफिस एवं इनोवेशन सेंटर इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं ग्लोबल साउथ में यूनिवर्सल कनेक्टिविटी के निर्माण को लेकर भारत के प्रयासों को भी ये अत्यंत गतिदायक और गति देने वाला होगा। इससे साउथ एशियाई देशों में ICT सेक्टर में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन भी मजबूत होगा और इस अवसर पर विदेश के भी बहुत बहुत मेहमान आज हमारे यहां मौजूद हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजिकल डिवाइड को ब्रिज करने की बात करते हैं तो भारत से अपेक्षा करना भी बहुत स्वाभाविक है। भारत का सामर्थ्य, भारत का इनोवेशन कल्चर, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का स्किल और इनोवेटिव मैन पावर, भारत का फेवरेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट, ये सारी बातें इस अपेक्षा का आधार है। इनके साथ ही भारत के पास जो दो प्रमुख शक्तियां हैं वो है ट्रस्ट और दूसरा है स्केल। बिना ट्रस्ट और बिना स्केल हम टेक्नोलॉजी को कोने कोने तक नहीं पहुंचा सकते। और मैं तो कहूंगा कि ट्रस्ट, ये टेक्नोलॉजी जो वर्तमान की है उसमें ट्रस्ट एक पूर्व शर्त है। इस दिशा में भारत के प्रयासों की चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है। आज भारत 100 करोड़ मोबाइल फोन के साथ मोस्ट कनेक्टेड डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। सस्ते स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट डेटा ने भारत के डिजिटल वर्ल्ड का कायाकल्प कर दिया है। आज भारत में हर महीने 800 करोड़ से अधिक यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट्स होते हैं। आज भारत में हर दिन 7 करोड़ ई ऑथेंटिफिकेशन होते हैं। भारत के कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश में 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगी है। बीते वर्षों में भारत ने 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे अपने सिटीजन्स के बैंक खातों में भेजे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर।
जनधन योजना के माध्यम से हमने अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले हैं। और उसके बाद यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी यानी आधार के द्वारा उन्हें ऑथेंटिकेट किया और फिर 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोबाइल के द्वारा कनेक्ट किया। जनधन, आधार, मोबाइल, जेम ट्रिनिटी की ये ताकत विश्व के लिए एक अध्ययन का विषय है। साथियों, भारत के लिए टेलीकॉम टेक्नोलॉजी मोड ऑफ पावर नहीं है। भारत में टेक्नोलॉजी सिर्फ मोड ऑफ पावर नहीं है, बल्कि मिशन टू एम्पावर है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी तो इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।